एवरीवन। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ एसएसटी में हिस्ट्री में चैप्टर 3 प्रारंभिक राज्य और साम्राज्य। तो जेटेट को फोकस करते हुए यहाँ पे एमसीक्यू या कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं हम। आगे का देखिए, ये हैं, इन पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। मेरे इंग्लिश स्टूडेंट और हिंदी स्टूडेंट जो भी हैं आप लोग, वो सब एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं बस इन जनरल आप लोग को पढ़ते हुए बता रही हूँ ताकि आप ऑडियो सुन के भी समझ सकें। देखिए, जन से बना जनपद और जनपद से बना महाजनपद। ठीक है, तो कितने महाजनपद हैं? 16। मगध का उदय हुआ है यहाँ। मौर्य साम्राज्य प्रशासन की बात करेंगे। अशोक और धम्म दक्षिण भारत के प्रारंभिक राज्य और स्रोत महत्वपूर्ण तिथियाँ और परीक्षा तथ्य, मतलब सोर्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड एग्जाम फैक्ट्स जो भी हैं यहाँ पे। अर्ली साउथ इंडियन स्टेट्स। देन वी हैव प्रारंभिक राज्य का कैसे क्या पीरियड था। इन द अर्ली वैदिक पीरियड, मतलब शुरुआत के वैदिक समय में, प्रारंभिक वैदिक में जन बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज इम्पॉर्टेंट। मतलब प्रारंभिक वैदिक समाज में जन आधारित राजनीतिक संगठन प्रमुख था। जन मतलब ग्रुप, लोग। समय के साथ स्थायी कृषि, जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों का पर नियंत्रण बढ़ा। कृषि से देखिए शुरुआत हुआ है। बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर से स्टेबिलिटी स्टार्ट हुई थी लोगों में, लोग स्थायी जगह रहने लगे थे। क्षेत्रीय राजनीतिक इकाइयाँ विकसित होकर जनपद बनी। मतलब क्या है कहने का मतलब कि विद दीज यूनिट्स डेवलप्ड इनटू जनपद्स। बड़े और शक्तिशाली जनपदों को महाजनपद कहा गया था, जो पावरफुल थे। जन मतलब क्या होता है? किसी समुदाय, कबीले का समूह, कम्युनिटी, ट्राइबल ग्रुप। अस्थायी कृषि और भूमि से जुड़ाव बढ़ने पर क्षेत्रीय पहचान मजबूत हुई। मतलब जैसे जैसे लोग रहने लगे, सेटल्ड होने लगे, तो टेरिटोरियल एक अपनी आइडेंटिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने लगे और आइडेंटिफिकेशन बनने लगी। जनपद का अर्थ ब्रॉडली क्या होता है? उस क्षेत्र से है जहाँ कोई जन बसता है। जन मतलब लोग, हम जान रहे हैं। लोहे के औजारों, कृषि विस्तार और व्यापार ने राज्य निर्माण की गति दी। मतलब आयरन टूल्स एग्रीकल्चर में काम आने लगा। ठीक है, फिर है लगभग 6वीं, देखिएगा, सिक्स सेंचुरी BCE अर्बन ग्रोथ एक्सेलरेट इन द गंगा वैली। मतलब गंगा नदी से बहुत फ़ायदा हुआ वहाँ। गंगा घाटी से नगर विकसित हुआ क्योंकि खेती कर सक रहे थे, फर्टिलाइज भूमि थी। प्रमुख केंद्र क्या क्या थे? राजगृह, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौसाम्बी आदि। याद रखना है क्या क्या? राजगृह, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौसाम्बी। शिल्प, व्यापार, सिक्कों और बाजारों का विस्तार हुआ। क्राफ्ट्स, ट्रेड, कॉइन, मार्केट्स एक्सपेंड हुए। क्राफ्ट्स के बहुत आज भी भूमिका है, बहुत ज़्यादा क्राफ्ट्स को बहुत लोग पसंद करते हैं। इसे इतिहास में सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा गया। सेकेंड अर्बनाइजेशन। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कम्बोज। ये क्या थे? ये 16 महाजनपद के नाम हैं। तो आप इसको एक बार देखिएगा। अंग, मगध, काशी, कोसला, वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्सा, कुरु, पांचाला, मत्स्य, शूरसेना, अस्मका, अवंती, गांधारा, कम्बोजा। देखिए, इतना डिटेल तो जानने की ज़रूरत नहीं है। 16 जनपद जानेंगे तो काफ़ी है, लेकिन हाँ, आपको ऑप्शन में आ सकता है इनमें से नाम किसी किसी का कि क्या ये जनपद में है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पे समझेंगे केंद्र क्या क्या था। अगर अंग का बात, इसको एक बार आप देख लीजिएगा तो इसको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अंग का जैसे चंपा है, मगध राजगृह बाद में पाटलिपुत्र बन गया, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, वज्जी, वैशाली, वत्स, कौसाम्बी, अवंती, उज्जयिनी और महिष्मती नाम तो सुने होंगे आप मूवी में, गांधार, तक्षशिला। ठीक है, राजतंत्र क्या था वहाँ का और गण संघ क्या था? राजतंत्र को समझेंगे तो गणतंत्र अपने आप समझ जाएंगे, गण संघ। सत्ता राजा वंश के हाथ में केंद्रित थी, जो राजा मतलब सब उन्हीं का है। उदाहरण क्या था? मगध, कौशल, वत्स, अवंती। ये बहुत 4 इंपॉर्टेंट आपके वहाँ जनपद हैं। इनका बनने का क्या प्रॉपर वे था? तो निर्णय सामूहिक संस्थानों के माध्यम से। वज्जी, संघ और मल प्रमुख उदाहरण थे। उपजाऊ गंगा, अब मगध के उदय का कारण क्या था, मतलब कैसे वो डेवलप हुआ? तो उपजाऊ गंगा मैदान,
लौह अयस्क क्षेत्रों की निकटता, हाथियों की उपलब्धता, नदियों द्वारा परिवहन, राजगृह की प्राकृतिक सुरक्षा, पाटलिपुत्र की राजनीतिक रणनीतिक स्थिति, सक्षम शासक और संगठित प्रशासन। तो याद रहेगा आपको, मगध के प्रमुख शासक कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, ठीक है। नंदवंश आगे पढ़ेंगे हम लोग। नंदवंश में मगध की शक्ति और क्षेत्रों का विस्तार किया नंदवंश ने, ठीक है। अंतिम नंद शासक के रूप में धनानंद का उल्लेख मिलता, तो याद रहेगा नंद से धनानंद। विशाल सेना के लिए नंद प्रसिद्ध थे। विशाल सेना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के उदय के साथ नंद सत्ता का अंत हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के आते ही उदय का मतलब नंद सत्ता का अंत हो गया। महाजनपदों की अर्थव्यवस्था क्या थी? कृषि मुख्य आधार थे। लोहे के हल, फाल, औजारों की कृषि विस्तार, सिंचाई और अधिशेष उत्पादन का महत्व, शिल्प और व्यापार का विस्तार, पंच चिन्हित सिक्कों का प्रचलन। तो देखिए आपको सवाल ये आ सकता है कि महाजनपद में किस तरह के सिक्के प्रचलन में थे? तो पंच चिन्हित। अब है कर और राज्य की आय। तो कृषि उपज पर कर राज्य की प्रमुख आय थी। व्यापार और कर मतलब टैक्स लगाना। व्यापार और शिल्प में मतलब ट्रेड एंड क्राफ्ट्स में जनरेट रेवेन्यू, उसमें भी पैसा मिलता था, रेवेन्यूज़ मिलने लगे थे। कर वसूलने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता बढ़ी, मतलब इसको कलेक्ट करने के लिए लोगों को जॉब मिलने लगा। लोग इस पर क्या बोलते हैं उसको, लोग इसमें ऑफिशियली उनका नाम जैसे टैक्स इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं ना, वैसे बनने लगे थे। अस्थाई सेना और प्रशासन के लिए संसाधन जरूरी थे, मतलब वो अगर अस्थाई है तो उनके लिए रिसोर्स वगैरह बहुत ज़रूरी था, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि सिखाया जाए उन्हें। मौर्य साम्राज्य की संस्थापना के बारे में अब जानेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग चौथवीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सत्ता स्थापित की, मतलब 4th सेंचुरी BC। चाणक्य, कौटिल्य की परंपरा से उनका संबंध जोड़ा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का जब बात होगा तो आप चाणक्य, कौटिल्य को भूल नहीं सकते हैं। नंद सत्ता को हटाकर मगध केंद्रित विशाल साम्राज्य बनाया, क्योंकि मालूम है आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य आए तब जाके आपका नंद सत्ता खत्म हुआ। फिर यूनानी स्रोतों में चंद्रगुप्त ने क्या देखिए संड्रोक्टोस नाम से जोड़ा गया, मतलब संड्रोकोटोस याद रखिएगा। फिर मौर्य साम्राज्य के संस्थापक मगध को साम्राज्य का प्रमुख केंद्र बनाया, मतलब चंद्रगुप्त फाउंडर जो थे हमारे मौर्य साम्राज्य के, वो मगध को बनाए उसका मेन प्लेस, लार्ज एम्पायर। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ संघर्ष और संधि का उल्लेख किया, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट जो उनके साथ हुआ था सेल्यूकस और निकोटर के साथ मेंशन किया गया इसमें। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया, वो डिस्कस किया भी है मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, मतलब क्या था, एम्बेसडर था सेल्यूकस का मेगास्थनीज। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का वर्णन किया था। उसकी रचना इंडिका, तो याद रखिएगा कि मेगास्थनीज की रचना क्या थी, मतलब उसने क्या लिखा था, उसने लिखा था इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी उन्होंने लिखा। पाटलिपुत्र और प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण विवरण। अर्थशास्त्र, कौटिल्य है तो अर्थशास्त्र आ गया। राज्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और युद्ध नीति पर महत्वपूर्ण ग्रंथ कौटिल्य ने, ठीक है। परंपरागत रूप से कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त से संबंध, राजा, मंत्री, अधिकारी, जासूसी और राजस्व व्यवस्था पर चर्चा। तो कौटिल्य में क्या क्या चीज़ था वो इसकी बात कर रहे हैं। अत्यधिक संगठित केंद्रीय शासन, मतलब मौर्य में क्या क्या, मौर्य प्रशासन में क्या क्या चीज़ था, तो देखिए अत्यधिक संगठित मतलब ऑर्गेनाइज्ड था सारा सेंट्रल गवर्नमेंट, तभी तो वो बहुत फ्लरिश किया ना। साम्राज्य को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में व्यवस्थित किया गया। प्रांतों में राजकुमारों, उच्च अधिकारियों की भूमिका, नगर प्रशासन और राजस्व व्यवस्था पर विशेष ध्यान, विशाल सेना और अधिकारियों का तंत्र, मतलब लार्ज आर्मी, ऑफिशियल नेटवर्क सपोर्ट। एक तरह से मान के चलिए कि प्रशासन बहुत ही स्ट्रांग था, ऑर्गेनाइज था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहा था। कब? मौर्य शासन में।
पाटलिपुत्र का महत्व क्या था? क्योंकि मौर्य साम्राज्य की प्रमुख राजधानी थी, है ना, कैपिटल बन गया। गंगा और सोने जैसी नदियों के निकट राजनीतिक स्थिति थी, क्योंकि बहुत सपोर्ट मिला नदियों के सामने क्षेत्र होने से। व्यापार, परिवहन और प्रशासन का प्रमुख केंद्र बना। मेगास्थनीज ने नगर की समृद्धि और व्यवस्था का वर्णन कर दिया तो और ज़्यादा हो गया इंडिका में। अब बात होती है अशोक प्रमुख परिचय क्या था उनका? तो बिंदुसार के बाद कौन आया? मौर्य शासक। बिंदुसार के बाद मौर्य शासक। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अशोक थे। कलिंग युद्ध के बाद उनके प्रभाव से जुड़ी धम्म नीति प्रमुख, इम्पॉर्टेंट था ना, हिज धम्म पॉलिसी स्पेशली एसोसिएटेड विद द आफ्टर मथ ऑफ द कलिंग वार। फिर शिलालेखों द्वारा उनके अपने विचारों, मतलब यहाँ जो अपना उनका जो मन का बात होता है, अशोक ने शिलालेख पे लिखना स्टार्ट किया, मतलब पत्थर की दीवारों पे लिखना स्टार्ट किया ताकि वो रह भी जाए, संदेश देना शुरू किए। कलिंग युद्ध के बारे में समझते हैं। कलिंग वर्तमान ओडिशा क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अशोक के 13वें प्रमुख शिलालेख में कलिंग विजय और उसके बाद के पश्चाताप का उल्लेख है, मतलब अशोक का जो 30th मेजर रॉक एडिक्ट था डिस्क्राइब किया है इसके बारे में। युद्ध के बाद धम्म, नैतिक आचरण और अहिंसा पर अधिक जोर। फिर अशोक का धम्म क्या था? धम्म किसी एक संकीर्ण धार्मिक पंथ के रूप में नहीं था। धम्म का मतलब नहीं था कि नैरो सेक्टेरियन रिलीजन के बारे में बात हो रहा है। इसमें है एम्फेसाइज किया था पेरेंट्स के बारे में, अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, एक सेल्फ कंट्रोल के बारे में, कंपैशन के बारे में, सभी संप्रदाय के लिए प्रति मतलब कि प्रमोट रेस्पेक्ट किया था, टॉलरेंस किया था हर रिलीजन के बारे में, प्रजा के कल्याण के लिए नैतिक जीवन पर जोर। तो ये तो कॉमन बात आपको याद होगा। अशोक के शिलालेख में देखिए क्या था। शिलालेख मौर्य इतिहास के प्रमुख प्राथमिक स्रोत थे, मतलब उसमें लिखते थे अशोक। प्रमुख शिलालेख और लघु शिलालेख, अधिकांश संदेश प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में थे। तो ब्राह्मी लिपि का हम लोग यूज़ कब कर रहे थे? जब अशोक ने स्टार्ट किया था। दे इंक्लूड मेजर रॉक एडिक्ट एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स, मतलब लिख रहे थे संदेश, मैसेज लिख रहे थे। मोस्ट मैसेजेस वेयर इन प्रकृत एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो याद रखिएगा, प्रकृत एंड ब्राह्मी लिपि में लिखते थे अशोक शिलालेख पे। कौन से लिपि में? प्रकृत और ब्राह्मी लिपि। उत्तर पश्चिम में खरोष्टी तथा कुछ स्थानों पर यूनानी अरामाइक का प्रयोग हुआ था, ग्रीक एंड अरामिक, ठीक है। अशोक के धम्म महामात्र क्या थे? धम्म से जुड़े कार्यों के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति, मतलब कि अपॉइंट किया गया बहुत लोगों को। नैतिक आचरण और प्रज्ञा कल्याण पर, ये वही बात है कि दे अमेंड इनकरेज हार्मनी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक। देखिए, मौर्य कला और स्थापत्य। अशोक के स्तंभ और स्तंभ शीर्ष प्रसिद्ध थे, ठीक है। सारनाथ का सिंह शीर्ष भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना। सारनाथ सिंह शीर्ष। स्तूप निर्माण और संरक्षण का प्रोत्साहन। बराबर गुफाएं, मतलब कि बराबर केव्स आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मौर्य रॉक कट आर्किटेक्चर। मौर्य साम्राज्य के बाद देखिए क्या हुआ। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमज़ोर हो गया, क्योंकि वो बहुत अच्छे शासक थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियाँ उभरी, मतलब बाकी जो अगल बगल के लोग थे उनको पावर मिलने लगा। उत्तर पश्चिम में इंडो ग्रीक, शक और कुषाण जैसी शक्तियाँ बाद में प्रभावशाली हुई। दक्षिण से दक्कन याद रहेगा, में सातवाहन जैसी शक्तियाँ उभरी, डेवलप हुई यानी कि। तो दक्षिण भारत के बारे में अब जानने की कोशिश करते हैं। दक्षिण भारत के प्रारंभिक साम्राज्य क्या थे या राज्य क्या थे? संगम साहित्य से दक्षिण भारत में के प्रारंभिक समाज और राजनीति की जानकारी मिलती है। प्रमुख राजवंश कौन थे? चेर, चोल और पांड्य। अब देखिए दक्षिण में क्या समझना है? चेर, चोल और पांड्य। समुद्री व्यापार और बंदरगाहों का महत्व वहाँ पे इम्पोर्टेंट होने लगा था। रोमन संसार के साथ व्यापारिक संपर्क को प्रमाण मिलने लगे, मतलब एविडेंस वहाँ एग्जिस्ट होने लगा था रोमन वर्ल्ड के साथ। संगम साहित्य क्या था? तमिल भाषा से शुरुआत हुई थी। तमिल भाषा के प्रारंभिक साहित्यिक स्रोत का महत्वपूर्ण समूह था। समाज, युद्ध, व्यापार और कृषि, राजनीतिक जीवन जानकारी मिली। चेर, चोल, पांड्य याद रखिएगा साउथ से, ठीक है। परीक्षा में संगम साहित्य दक्षिण भारत के संबंध याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है।
पुरातात्विक स्रोत क्या था? अभिलेख थे, सिक्के थे, स्मारक थे, मूर्तियाँ, नगर अवशेष, मतलब जो हमारा इंक्रिप्शन क्या था, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, ये सब कुछ जो बच गया था, जो देख करके आज भी हम सब जानते हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथ, अर्थशास्त्र, संगम साहित्य, मेगास्थनीज आदि, मतलब इम्पॉर्टेंट थे ये सब कुछ भी। जनपद क्षेत्रीय राजनीतिक इकाई थी, ये तो आप जानते ही हैं। ये सब आप डिटेल में देख लीजिएगा कि महाजनपद क्या थे। अगर आपको ज़रूरी लगे, मैंने डिटेल सारा आपको बता दिया है। अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 16 महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? देखिए, अंगुत्तर निकाय, याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आप जानते हैं, मगध राजगृह। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप जवाब दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य से चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे ही करके यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चंस का। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ा दिया प्रारंभिक साम्राज्य के बारे में। आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप एक बार देख लीजिएगा डिटेल में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद मैं इसी चैप्टर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर, जैसे 10 मैंने यहाँ करवाया है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि सिर्फ और सिर्फ बेस होंगे इसी चैप्टर के ऊपर, वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ। थैंक यू सो मच।